आज हम लोग 10वीं वर्ग का फर्स्ट लेसन रसायन का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के विषय में बात करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है इसके विषय में भी बात होगा। तो इसके पहले कुछ बेसिस क्लास के रूप में हमने आपको बताया था, जिसमें अपने तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु इसके विषय में बात किया था। अब उन्हीं सभी चीजों के आधार पर यह रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर है, इसको देखा जाएगा। हालांकि एक दो चैप्टर और बेसिक में होने वाला है, लेकिन तब तक इसको शुरू कर दिया गया है। एक दो चैप्टर और बेसिक में बात होगा, उसके बाद इसमें देखा जाएगा। लेकिन यह जो क्या है कि क्लास है, यह 10वीं वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला लेसन है केमिस्ट्री का। अगर पहला लेसन आपको समझ में आता है तो इसके बाद वाला लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि पहला लेसन में दिक्कत हो जाए तो आगे भी आपको दिक्कत होता रहेगा। इसलिए मैं आशा करूंगा कि मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, जिससे कि आपको आने वाले केमिस्ट्री के पाठ में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए जल्दी से काम को शुरू किया जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बात, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले ही पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नया गुण वाला पदार्थ बनता है, मतलब नया चीज बनता है, ठीक है, उसे क्या क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पहले रसायन की परिभाषा में पढ़े थे कि जिसमें क्या हो कि परिवर्तन हो, गुणों में परिवर्तन हो, ठीक है, और जिसका रूपांतरण हो, रसायन किसे कहते हैं हम लोग पढ़े थे। तो इसमें सबसे पहले जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए। चलिए, अब आगे है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि H2 प्लस O, ठीक है इंसान, H2O, तो यह H2 जो है यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यह ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों मिला के जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है रासायनिक जो अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन भी गैस हो गया, दोनों को मिला करके क्या बना, H2O, जो कि जल बना, जो कि द्रव है। गैस प्लस गैस द्रव का निर्माण हुआ, मतलब नए चीजों का निर्माण हुआ। तो यह जो प्रक्रिया इसमें हुई इसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब ऐसे पदार्थ जो इसमें भाग ले रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहा है, H2 और O, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक, 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 जो यहाँ पे बात हुआ है अभिकारक, समझ गए। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। या क्या है, उत्पाद है, नया बना हुआ तो क्या है, उत्पाद है। जिसको दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक हम समझ गए, 3 पॉइंट हम समझ गए। अब इसके उदाहरण, तो ये तो हमने अपने स्तर पे उदाहरण बताया। इसकी उदाहरण है भोजन का पचना। भोजन भी हम लोग करते हैं, तो पचता है भोजन, पच करके ऊर्जा बनती है, शक्ति बनता है, ब्लड बनता है, वगैरह चीजें बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तो भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। श्वसन, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है, वहां से वह ऑक्सीजन हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ये सब प्रक्रिया क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही होते हैं। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे आपको समझाना पड़ेगा आगे जब सवाल आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगता है। लोहा ऐसे व्हाइट कलर का सफेद होता है, लेकिन जब वो हवा से अभिक्रिया करके उस पर पीले रंग की परत जम जाती है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो यह भी क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम का फीता जो है वायु के संपर्क में आने के बाद स्वतः जल उठता है, खुद से जल जाता है। तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है। दही का बनना, दही में जो है, दूध में जो है क्या होता है कि मतलब लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अर्थात दही के कण को डाल दिया जाता है, तो वहां पे जो क्रिया होती है उसके बाद दही जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दूध से दही का निर्माण होता है। चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब उसका देखरेख, प्रेक्षण का मतलब उसे
उसको देखना और देख करके किसी नतीजे पर पहुंचना क्या कहलाता है? प्रेक्षण। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस गैस था और जल के रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात गैस गैस मिलकर के क्या बना? जल बना। और जल क्या है? द्रव है। अर्थात क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हो गया। किसी को दिक्कत? यहाँ तक अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, कहीं कहीं रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने क्या देखा, लोहा जो व्हाइट का था, सफेद रंग का था, उसमें वायु से संपर्क हुआ तो हल्का पीला रंग का या भूरा रंग का हो गया, तो जंग लगा तो रंग में परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन, कभी कभी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कली चूना लिए होंगे, कली चूना दीपावली के समय में आप घर को पेंट वेंट करने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए चूना को आप मतलब एक क्या है कि एक बर्तन में या किसी भी जगह पे रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो चूना रहता है ठंडा, जब पानी डालिएगा तो हो जाएगा गर्म। तो यहाँ से आता है उष्माशोषी अभिक्रिया वहां पर होता है, ठीक है। उष्माशोषी अभिक्रिया होता है तो तापमान में परिवर्तन होता है, और ठंडा पानी भी होता है, चूना भी ठंडा होता है, लेकिन दोनों का आपस में मिला दिया जाए तो वहाँ पे बुलबुले निकलने लगते हैं और वो गर्म हो जाता है और सन की आवाज आने लगती है। तो यह तापमान में परिवर्तन भी वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का ही मतलब उदाहरण नहीं है, मतलब प्रेक्षण है कि आप प्रेक्षण कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत है या किसी अन्य चीजों के अंतर्गत है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत है। अब गैसों का उत्सर्जन, तो गैस का जो उत्सर्जन होता है वह भी रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही होता है, उसी में होता है। गैस नए तरीके से गैस बनते हैं तो गैस का मतलब निर्माण होता है, तो गैस का है उत्सर्जन होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कैसे प्रदर्शित करिएगा रासायनिक परिवर्तन को? जैसे कि मान लीजिए यह जो है जो शब्दों में लिखा गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द समीकरण। और नया बना जल, तो क्या हो जाएगा? शब्दों में जो है वह क्या है? शब्द समीकरण है। किसी को दिक्कत नहीं। देखिए इसमें जो जो सूत्र आते रहेंगे ना, इन्हीं सूत्रों को यहाँ पे जितना बार आप इसको समझिएगा उतना जल्दी आपको याद होगा। अगर बैठ करके अगर जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का है, बैठ करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे याद करिएगा तो ज्यादा देर टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे भी आपको याद करने हैं और ऐसे समझ भी लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4, SO4 सल्फेट है और H2 क्या है? हाइड्रोजन है। इस तरीके से याद कीजिएगा। S क्या है? सल्फर है। O क्या है? ऑक्सीजन है। सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फेट बना है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना जी। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, और ये इसको क्या है? जब इसको मिलाया जा रहा है, मतलब इसको क्या किया जा रहा है कि इसको जब जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाया जा रहा है, तो यह जिंक क्या हो जा रहा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आ जा रहा है क्योंकि अधिक क्रियाशील है और ऑक्सीजन को यह अलग विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ हाइड्रोजन नामक गैस भी उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है गैसों का उत्सर्जन, तो यहाँ से भी गैस का उत्सर्जन हो रहा है। समझ, मतलब इसकी उदाहरण के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ बातों को? तो यहाँ आपने क्या देखा कि जिंक Zn H2SO4 दोनों आपस में मिलता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह कहलाती है। यह हाइड्रोजन का जगह हटा करके Zn खुद अपना जगह ले लेता है और ले लेने के बाद H2 को बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि यह Zn क्या है? Zn क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है। क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपकी जगह पर आप जहाँ बैठे हो, ठीक है, आपसे कोई बड़ा आदमी या कोई मतलब आपसे कोई बड़ा मतलब उम्र में बड़ा या आपके किसी भी तरीके से कोई सीनियर अगर आपका आ जाता है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप खड़े हो जाइए और उसको जगह दीजिए बैठने का। तो आप अपने जगह से हट करके किसी दूसरे को बैठाते हैं, जिसे संस्कार में रखा जाता है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है तो Zn सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन वहां से अलग हो जाएगा। तो इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापित कर दे रहा है तत्व को, कर रहा है विस्थापित। विस्थापित मतलब दोबारा उसको स्थापित करना, विस्थापन कहलाता है। इसको दिक्कत नहीं। तो यह हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि मान लीजिए ये जो अभी लिखा गया है H2O प्लस टेंशन H2O, यह क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण। और इसमें जो क्रियाएं हुई हैं वह क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया थी। समझ गए? तो ये जो लिखा गया है ये क्या है? रासायनिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे द्वारा दर्शाया जाता है। ताप को, दाब को या उत्प्रेरक को तीर द्वारा दिखाया जाता है। अभी इस पॉइंट को हम समझेंगे नीचे, आपको टेंशन लेने की गरज नहीं है। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और संतुलित करने के लिए सीखा जाए कि संतुलित कैसे करिएगा। तो संतुलित करने के तरीके को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान का नहीं नाश होता है और न ही मतलब निर्माण कह सकता है। इसको हम डाल्टन के प्रभाव सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, याद है? 9th में भी हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण नियम, और मतलब बेसिक क्लास में भी मैंने आपको बताया था डाल्टन का प्रभाव सिद्धांत, जिसमें परमाणु का नाश होता है, ना अविभाज्य है परमाणु और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो उसी हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीजें भाग लेते हैं उसका ना नाश होता है और ना ही उसको फिर से दोबारा बनाया जा सकता है। उसकी अणु को ही अदल बदल के दूसरा कुछ बनाया जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होता है और पश्चात उत्पाद होता है, या अभिकारक है और उत्पाद है। पदार्थ तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। बस, अब चलिए, अब रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र चारों ओर से बॉक्स बनेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से सीखिए Fe प्लस H2O, फिर का निशान Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। Fe होता है आयरन, लोहा, और H2 होता है जल। लेकिन लोहा यहाँ पर जल की बात, जैसे कि द्रव अवस्था की जल की बात नहीं की जा रही है, वाष्प अवस्था की जल की बात की जा रही है। जैसे कि हवाएं जो बहती है उसमें भी जल की मात्रा होती है, मालूम है ना आप लोग को? तो जब वह लोहा पर जब यह वाष्प पड़ेगा, मतलब हवा जब पड़ेगा, तो वह क्या करेगा कि लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, F2O3 का निर्माण करेगा और H2 अलग गैस के रूप में बदल जाएगा। अब इस समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित तो है नहीं। देखिए, लोहा की मात्रा कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2 है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1 है। तो यहाँ तो लोहा 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हाइड्रोजन तो बराबर है जी, लेकिन लोहा और ऑक्सीजन को कैसे लेवल कीजिएगा? तो इसको लेवल करने के लिए क्या करना है? करना कुछ नहीं है, ये अपनी जो प्रक्रिया जो बताया है उसको बताया है, लेकिन अपने हिसाब से आपको देखना है। आपने मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए, पहले हमारे हिसाब से देख लीजिए, उसके बाद इसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से देखिएगा, तो आपको क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। Fe2O3 प्लस H2, देखिए सबसे पहले आपको ये जो लोहा के नीचे जो वैल्यू है, H के नीचे जो वैल्यू है H2, ठीक है, इसकी परमाणु हो गए। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में H के 2 परमाणु हो गए, तो नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको जो भी परिवर्तन करना है इसके साइड में करना होगा, बगल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो Fe यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो Fe तो दो को हो गया, लेकिन अब किसकी प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो अगर हम यहाँ 3 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तो 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो गया, Fe बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ गुना होता है, यहाँ मतलब वह 6 वैल्यू किसके होगा? हाइड्रोजन के होगा। तो अब इसमें भी अगर हम 3 लगा दें तो यह समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया।
देखिए तो, और किताब में भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा है, और इस मतलब पीडीएफ में भी बहुत सारा है, अभी देखा जाएगा। देखिए तो अभी कारक में परमाणु संख्या कितनी थी? एक थी, Fe की, मतलब जो था वो यहाँ पे लिख लिया गया अलग। लोहा का एगो था, एगो था। H का एगो था, दो गो था। ऑक्सीजन का एगो था, एगो था। और उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी थी? लोहा 3 गो था, लोहा 3 था कि 2 था? Fe2 ही ना है, लोहा यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना था? 2 था, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ठीक है। अच्छा तो इसको चेंज करके बनाया गया है। अच्छा चलिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक में उत्पन्न साइट पहले चेंज करके बनाया, चेंज करने के बाद जो है क्या लिया गया है? तालिका लिया गया। Fe हो गया, यहाँ पे जल की जगह पे 4 मिला दिया गया, Fe3+O4 + H2। फिर यहाँ पे 3 मिला दिया गया, मतलब वही काम जो मैंने बार बार किया है, एक ही साथ कर दिया, इसको अलग अलग पैटर्न किया गया। लोहा की जगह पे 3 मिला दिया गया, फिर हाइड्रोजन की जगह पे 4 मिला दिया गया, ठीक है। Fe2 यहाँ पे दे रखा है, और 4 पे सेट कर, 3 पे सेट कर रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। अगर Fe2 होगा, Fe2 होगा, समझ गए जी, तो जैसे हमने बनाया वैसे ही होगा, लेकिन इस पेज के हिसाब से इसमें Fe+H2O कितने निशान? Fe3O4 + H2, इसको समीकरण को संतुलित करना है। अगर जब इसको करना होगा तो यहाँ 3 है जी, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, इस तरह से हो जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो 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 लिखा है वही सही है। इसमें जिस तरीके से परिस्थिति आएगी, जिस तरीके से समीकरण आएगा, उस तरीके से आप संतुलित कर सकते हैं, लेकिन आपको चेंजिंग सिर्फ यहाँ ही करना है। गलती से कभी इसको चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, इसको कभी भी चेंज नहीं करना है। जो ही परिवर्तन करना है सो इसी में करना है, और बायां पक्ष दायां पक्ष के हिसाब से आपको देखना है, और कोशिश करनी है कि अभिकारक के जो परमाणुओं की जो संख्या है वह उत्पाद के परमाणु की संख्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। भारतीय उनकी किताब जो आप पढ़ते हैं उसमें एकदम बिल्कुल अच्छा से बहुत सारा दिया गया है। आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तब आपको दिखाई भी दिया होगा, दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इसमें दिखाया गया है कि ठोस को S द्वारा सूचित किया जाता है, लिक्विड को, द्रव को L द्वारा, या L है, समझ गए। गैसीय अवस्था को G द्वारा, जो जल का विलयन होता है, जो जल के जैसा होता है, जल में जो चीज को घोला जाता है उसको AQ लिखा जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे Fe लोहा है तो सॉलिड, या गैस के रूप में है तो G लिख दिया गया। मैंने आपको पहले ही कहा है कि H2O यहाँ पे जल नहीं है, यह वाष्प रूप में जल है, बात हुआ ना पहले, क्योंकि लोहा जो है जल में अभिक्रिया ना करके लोहा के ऊपर हवा अभिक्रिया करता है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए तो यहाँ पर जो है H2 है वह गैस है, समझ गए। यहाँ पे जल जो है गैस के रूप में, जल का गैसीय रूप क्या होगा? वाष्प होगा। जल का ठोस रूप क्या होगा? बर्फ होगा, मालूम है ना इसे बात, इस सब पहले से आपको पढ़ा, मतलब पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से यह समीकरण क्या हुआ? संतुलित हो गया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया, जैसे इसके नाम है वैसे इसमें संयोजन मतलब मिलना, योजन, समयोजन मतलब सम मतलब जुड़ना, समयोजन मतलब एक दूसरे को जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन। जैसे कि ए कोई तत्व है, बी कोई तत्व है, जुड़ करके सी का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 एक तत्व था, वो एक तत्व था, दोनों मिल करके जल का निर्माण किए, तो इस अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। किसी को दिक्कत नहीं, इसको देख सकते हैं यहाँ पे कोयले का दहन, सी कार्बन हो गया, O ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलकर के CO2 का निर्माण हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। जल का निर्माण देखिए, जल का निर्माण तो हम पहले कर चुके हैं, वहां पर जल का निर्माण देखिए, समझ गए।
हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर लिक्विड बन गया H2O। समझ गया। CaO बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें जल मिला दिया गया, बुझा हुआ चूना तैयार हो गया। मतलब कली चूना है ये CaO और इसमें जल मिला दिया गया तो बुझा हुआ चूना हो गया। इसका भी जिक्र हम अभी कर चुके हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इसमें उत्पाद तो बनता ही है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद जल तो बना ही है, लेकिन इसमें अगर ऊष्मा भी निकलती तो इसे क्या कहा जाता? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मेथेन हो गया, मेथेन बोलते हैं इसको CH4। मेथेन में ऑक्सीजन जब हवा के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और गैस बनता है और ऊष्मा निर्माण होता है, जिसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्मा का निर्माण होगा। श्वसन में C6H12O6, C6H12O6 क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, दाल चावल या जो कुछ भी, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस लेते हैं तो वह जलता है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर जल बनता है, जो हमारे शरीर से मतलब पसीना या पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नाक के माध्यम से सांस के द्वारा बाहर निकलता है और ऊष्मा का निर्माण होता है, और उसी ऊष्मा के कारण हम लोग के शरीर में एनर्जी बनी रहती है। ठीक है। तो श्वसन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है और उसी कारण हम लोग के शरीर में टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन वही है जो एक तत्व टूट करके दो तत्व में बन जाए। वियोजन मतलब जो टूटता हो, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उष्मीय वियोजन। ठीक है। उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा वियोजन कराया जाता है। मतलब कोई भी चीज ऐसे थोड़ा टूट जाएगा, कोई भी चीज ऐसे तोड़, मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यह किसी ना किसी तरीके से इसको तोड़ा जाएगा, तो उष्मा के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, गर्मी के द्वारा उसको हीट करके तोड़ा जाता है, तो बी और सी के रूप में अलग अलग बदल जाता है। समझ गया। चलिए, तो अब जैसे कि FeSO4 है, फेरस सल्फेट, FeSO4 है, इस पर जब उष्मा लगाइएगा तो यह फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, फिर सल्फर अलग और फिर सल्फर अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर एक तत्व था, इस पर उष्मा लगा करके इसको तीन तत्वों में तोड़ा गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन भी इसे कहा जा सकता है। यह हरा रंग का होता है और जब टूटता है तो भूरा लाल रंग का हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो गया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण में आया था, और रंग परिवर्तन हो गया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया ही है। फिर CaCO3 है, चूना पत्थर, इस पर उष्मा प्रभावित कीजिएगा तो बुझा हुआ चूना मिल जाएगा और फिर ऑक्सीजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे कि CaCO3 है, जैसे कि मान लीजिए कली चूना और पानी डाल के आप बनाए थे, अब उस पर जो है उसको अगर फिर से अगर पेंट उंट कर दिया, कहीं रखे हुए हैं, तो उस पर अब गर्म करना पड़ेगा उसको। जब गर्म करिएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और सिर्फ फिर से बिना बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। कली मतलब बिना बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। समझ रहे हैं। अब वैद्युत वियोजन, विद्युत द्वारा भी वियोजन होता है। एक काम किया जाए, यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करिए। भारतीय का बुक लिए हैं अभी रसायन का, दीजिए, हम बताते हैं जहाँ तक आपको पढ़ लेना है और पढ़ करके वहां तक आपको नोट्स बनाना है। चाहे तो आप बुक से बनाइए, चाहे तो आप क्या है कि वीडियो के माध्यम से बनाइए, और जैसे मर्जी वैसे, लेकिन बना लीजिए। तो आपको क्या है कि पेज नंबर 1 जो है हमने बता दिया, इसमें सब कुछ दिया भी है। लिखने के नियम संतुलित समीकरण बता दिया गया है। इसमें संतुलित समीकरण में बहुत सारे हैं, इसको संतुलित करके आपको लाने हैं। ठीक है। और रासायनिक समीकरण के 1-2 प्रकार बताए गए हैं। मतलब आपको जो है ना, पेज नंबर वैद्युत हमको पढ़ाना है अभी, वैद्युत पढ़ना, पेज नंबर 8 तक पढ़ना है, 1 से लेके पेज 8 तक। 1 से नहीं होगा, मतलब जहां से चैप्टर शुरू होगा। और इसमें जो है एक पेज होगा जिसमें क्या है कि समीकरण को जो है क्या बोलते हैं उसको, संतुलित करने के लिए दिया होगा, इसको आपको करके लाना है।
चलिए, ये आपका वर्क के रूप में हो गया, इसे आप उतार लीजिए। इतना पांचों को जो है आपको संतुलित करके लेके आना, ठीक है। इसी के साथ आज की मेरी क्लास समाप्त होती है। आप लोग इसको उतार लीजिए और संतुलित कर लीजिए। कल मैं फिर जब वीडियो बनाऊंगा तो इसको संतुलित करके फिर से भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है।